हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का एटॉमिक कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग क्लास 10th के जैव प्रक्रम चैप्टर्स को और आगे उसको रीड करेंगे। ठीक है, पीछे हमने बहुत सारे वीडियोस दे रखे हैं। ठीक है, और पिछले वीडियोस को आप लोग देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग समझेंगे कि पादपों में परिवहन किस प्रकार से होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा है कि पादपों में परिवहन। पादपों में परिवहन हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पादप किस तरह CO2 सरीखे सरल यौगिक लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। तो हमने ये सारी जानकारी हम जान चुके हैं सब की, मतलब प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से होता है। अब उनके अंदर किस प्रकार से परिवहन होता है ये जानना है। प्रकाश संश्लेषण कहने का मतलब सूर्य की जो रोशनी है वो पत्तियों पर जब पड़ती है तो पत्तियों के अंदर एक विशेष क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो है और CO2 की उपस्थिति में और जल की उपस्थिति में क्या बनता है, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो यही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से क्या होता है, तो वही बात हमने भी आपको बताई। अब हम उसके आगे देखते हैं पादप। क्या पादप, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए, पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है। कह रहा है कि शरीर के जो निर्माण के लिए, पादप के शरीर के निर्माण के लिए, ठीक है, आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम तथा प्रचुरतम स्रोत है। मतलब जो पेड़ पौधे हैं उनको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, फास्फोरस की आवश्यकता होती है और भी कुछ खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। इसलिए इन पादपों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहती हैं किया जाता है। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है, क्या कह रहे हैं, फिर से देखिए, बोल रहे हैं यहाँ पर इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहती हैं किया जाता है। माने जितने भी खनिज लवण वगैरह हैं इन सब का जो अवशोषण है जड़ों द्वारा होता है। मृदा में उपस्थित जो खनिज लवण होते हैं वो जड़ों द्वारा ही अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है ना। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विस्तृत हो सकती है। कह रहे हैं कि अगर जो पत्तियां हैं और जो जड़ है, ठीक है, वो थोड़ा अभी छोटा ही पेड़ है मान लीजिए, तो क्या होगा कि उसमें आसानी से पूरा पादप के पूरे शरीर भर में जो भी ऊर्जा है फैल जाता है। ठीक है, आसानी से फैल जाता है। यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती हैं, बहुत बड़ा पेड़ होता है, तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों में परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक हो जाती है। जब काफ़ी बड़ा पेड़ पौधा हो जाता है तो उसको जो है परिवहन के द्वारा ही पूरे उसके शरीर में ऊर्जा को क्या किया जाता है, पहुंचाया जा सकता है, भोजन को पहुंचाया जाता है पूरे शरीर में। आगे समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, हाँ, विभिन्न शरीर अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न होती है। मतलब
अलग अलग प्रकार के शरीरों के लिए अलग अलग ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग भोजन, मतलब कम ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। मोटे आदमी के लिए ज़्यादा भोजन की आवश्यकता, कम पतले आदमी को कम भोजन की आवश्यकता। तो इसी प्रकार से पेड़ पौधे भी हैं, तो बड़े पौधे को ज़्यादा और छोटे पौधे को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पादप प्रचलन नहीं करते, पादप तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे नहीं, चलते नहीं हैं। और पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है। कहने का मतलब जो पादप शरीर का बहुत सी कोशिकाएं मृत होती हैं, तो बाहर वाली कोशिकाएं क्या होती हैं, मृत होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या होता है कि पादपों को क्या होती है, ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है, तथा वे अपेक्षाकृत धीमी वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। वे जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचालन कर रहे हैं, लंबे वृक्षों में वे बहुत अधिक हो सकती हैं। कहने का मतलब वे जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचालन कर रहे हैं, लंबे वृक्षों में बहुत अधिक हो सकती हैं। मतलब जो लंबे वृक्ष होते हैं उसमें परिवहन बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। वही सारी बातें यहाँ बताई जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ, जो पादप वहन तंत्र है उसमें पत्तियों से जो भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ, पत्तियों में जो ऊर्जा बनता है, ठीक है, पत्तियों में क्या करता है, ऊर्जा बनता है, तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन, जड़ों में खनिज लवण वगैरह वहाँ से पानी मिलता है, ठीक है, तो कच्ची सामग्री का वहन करेगा। पादप क्या करता है, पत्तियों से ऊर्जा मतलब लेता है और जड़ों से कच्ची सामग्री जैसे खनिज लवण वगैरह लेता है। ये दो पथ स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित हैं। एक जाइलम है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों को वहन करता है। जाइलम क्या करता है, जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवण को वहन करता है। मतलब मृदा मन मिट्टी से जो भी खनिज लवण है वो निकाल करके पूरे पेड़ के हर शाखाओं में पहुंचाने का कार्य जो करता है वो जाइलम करता है, ठीक है। और दूसरा जो फ्लोएम है, ये पत्तियों से जहाँ प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन संश्लेषित होते हैं पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। यानी पत्तियों से जो भोजन बनाता है और अन्य भागों में क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। हम इन ऊतकों की रचना विस्तार से कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। तो ये बता रहे हैं कि ऊतकों की हम लोग जो है रचना क्या कर चुके हैं, ऊतक की रचना 9 में पढ़ चुके हैं। ऊतक में क्लास 9 में कोशिका होता है, उसी में पढ़ा जाता है इसको, ऊतक के बारे में। आगे बढ़ते हैं, जल का परिवहन देखते हैं किस प्रकार से होता है यहाँ, ठीक है। जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती है। कहने का मतलब जो जाइलम ऊतक हैं, जड़ों से तनों और पत्तियों की वाहिनिकाओं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर क्या करती हैं, जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती हैं, जो पादप के सभी भागों से संबंध होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में हैं। जड़ों की कोशिकाएं क्या हैं, मृदा के संपर्क में, तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करती हैं। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। जल कहाँ प्रवेश कर जाता है, जड़ में प्रवेश कर जाता है। इसका अर्थ है कि जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है। जड़ के कहाँ जाता है, जाइलम में जाता है, और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। जल कहाँ जाता है, धीरे धीरे जमीन से ऊपर की तरफ जाता है। जो हम आमतौर पर पादपों की ऊंचाई देखते हैं, यह दाब जल को वहाँ तक पहुँचाने के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं है।
पादप जाइलम द्वारा अपनी सबसे ऊंचाई की बिंदु तक जल पहुंचाने की कोई और युक्ति करते हैं। जो जाइलम है सबसे ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए और भी युक्ति लगाता है, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और भी इसमें बातें करते हैं। यह मानकर कि पादप को पर्याप्त जलापूर्ति है, पादप को पर्याप्त जलापूर्ति है, जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है, जो पादप होते हैं पत्तियों में पाया जाता है रंध्र, पत्तियों में क्या पाया जाता है, रंध्र पाए जाते हैं। उस रंध्र द्वारा ये जो जल नीचे से जाइलम द्वारा पूरे पौधों में, पत्तियों में, शाखाओं में पहुंच रहा है, वो जल की हानि पत्तियों द्वारा होती है। उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। किसके द्वारा जाता है, जाइलम वाहिकाओं द्वारा। वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन, ध्यान दीजिएगा, जल के अणुओं का वाष्पन एवं चूषण उत्पन्न करता है। वाष्पन होता है वहाँ पर पत्तियों द्वारा, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। जो पादप के पत्तियों द्वारा वाष्प बना के इसको वाष्पित जो हो जाता है जल, वो वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है, इवेपोरेशन। अतः वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलेय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में सहायक है। कहने का मतलब जो वाष्पोत्सर्जन जो है जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलेय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में सहायक है। जो वाष्पोत्सर्जन है वो जल के अवशोषण, जब जल का अवशोषण किया जाता है तो जड़ से जो है पत्तियों तक जो पहुंचाया जाता है वो कैसी गति होती है, ऊपरी मुखी, ऊपर की तरफ गति करता है हमेशा, ठीक है। यह ताप के नियमन में भी सहायक है। हाँ, ये बात तो सही है। ताप के नियमन में भी सहायक का मतलब, जैसे जब हमें गर्मी होती है तो अगर पसीना हमारा उड़ेगा नहीं, हवा जब चलती है तो पसीना क्या होने लगता है, वाष्पोत्सर्जित होने लगता है, तो हमें ठंडक महसूस होता है। अगर वहीं वो पसीना ना उड़े तो हमें क्या होगी, गर्मी और भी महसूस होगी, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं अगर इसमें पेड़ पौधों में वाष्पोत्सर्जन नहीं होता तो उनका भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। तो वही कह रहे हैं यह ताप के नियमन में भी सहायक है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है। रात्रि के समय क्या है, विशेष रूप से प्रभावी है। दिन में जब रंध्र खुले हैं, वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। आगे बढ़ते हैं और भी बातों को समझते हैं। तो भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण, जैसे भोजन इनमें किस प्रकार से स्थानांतरित होता है और भी पदार्थों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, उन्हें देखते हैं। अब तक हम पादप में जल और खनिज लवणों की चर्चा कर चुके हैं कि पादप में जल और जो खनिज है उनका परिवहन कौन करता है, जाइलम करता है। अब भोजन और उस दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण कौन करता है, उसे समझते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि उपापचयिक क्रियाओं का उत्पादन, विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण, जो पत्तियों में होता है, जो पत्तियों में क्या करता है, होता है, जो पत्तियों में होता है, तथा पादप के अन्य भागों में कैसे भेजे जाते हैं। मतलब पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण के कारण भोजन बनता है, वो भोजन कैसे अन्य भागों में भी पेड़ के भेजे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है।
और यह संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा उत्पन्न होता है। कहाँ? संवहन ऊतक के ध्यान दीजिएगा, फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। इन बातों पे ध्यान दीजिएगा। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों का यहाँ पर स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। कहने का मतलब जो फ्लोएम द्वारा जो है भोजन बनता है, उस भोजन का ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, दोनों तरफ यानी हर तरफ उसका जो है संवहन होता है, परिवहन होता है, जिससे पूरे पौधे के पूरे मतलब भाग में ऊर्जा क्या हो सके, पहुंच सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए लिखा है यहाँ पर अधोमुखी और ऊपरी मुखी, ऊपर भी और नीचे भी। आगे बढ़ते हैं। जाइलम द्वारा परिवहन, जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है, से विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है। उसी के विपरीत क्या है? फ्लोएम है, जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। जो सुक्रोज होता है वो पदार्थ फ्लोएम ऊतक में, किसमें? फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से स्थानांतरित होता है। परासरण, यह ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देता है, जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। एक बात जरा समझिए, परासरण और विसरण, विसरण में गैसों का आदान प्रदान होता है और परासरण में द्रवों का आदान प्रदान होता है। बस इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आगे की बातें समझिए कि परासरण दाब बढ़ा देता है, जिससे जल इसमें क्या कर जाते हैं? प्रवेश कर जाता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण कराता है। उदाहरण के लिए बसंत में जड़ व तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है। कहने का मतलब बसंत जब आता है तो पत्तियां झड़ गई होती हैं। पत्तियां जब झड़ गई होती हैं तो वो जो उनके शाखाएं, उसमें क्या होता है? भंडारित रहता है शर्करा। वो क्या करता है? कलिकाओं, जो नई नई पत्तियां बनती हैं वहां पर, तब वो क्या करता है? भोजन को पहुंचाता है, जिससे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, वहाँ पर हम लोग कल उत्सर्जन के बारे में जानेंगे बातें और उत्सर्जन को डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।